हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल एकेडमी IAS आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं, जानेंगे जुडिशरी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हम बहुत अच्छे से एक एक्सप्लेनेशन समझेंगे इसका। तो कई बार पार्लियामेंट और जुडिशरी आमने सामने आए हैं। पार्लियामेंट और जुडिशरी किन मामलों को लेकर आमने सामने आए हैं वो हम इस वीडियो में समझेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, गवर्नमेंट के तीन इंपॉर्टेंट लेग्स और तीन इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जहां पर जुडिशरी और पार्लियामेंट से ही हम एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों को डिराइव करते हैं। तो हमें देखने को मिलता है एक स्लाइट पावर टसल। और ये पावर टसल कैसे इवॉल्व हुआ है, ये शक्तियों का जो बैलेंस है, इसका जो संतुलन है भारत में कैसे ऊपर नीचे होता रहा और आज हम किस स्तर पे हैं, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब शुरू होता है एक सवाल से। संविधान है, हम सबके लिए है। संविधान में जो संशोधन है, अमेंडमेंट्स हैं, वो कौन कर सकता है? उसकी पावर है पार्लियामेंट के पास। लेकिन संविधान को किस हद तक संशोधित किया जा सकता है, किस हद तक उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है, ये बताएगा कौन? ये बताएगी जुडिशरी, क्योंकि इंटरप्रिटेशन की पावर किसके पास है? जुडिशरी की। तो यहीं से शुरू होता है सारा मामला। 1951 में पहला केस, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। यहां से शुरू होता है कि पार्लियामेंट किस हद तक कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है। तो शुरुआती सालों में हम देखेंगे, शुरुआती सालों में इस जो विवाद में विजेता आपको दिखाई देगा पार्लियामेंट। यहां पर जुडिशरी जो है थोड़ा दबा हुआ दिखाई देगा आपको ऐसा दिखाई देगा कि पार्लियामेंट धीरे 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 कुछ ज्यादा पावर्स गेन कर लेगा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के बिहाफ पर। अब कॉन्स्टिट्यूशन को कितना अमेंड किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पार्ट को अमेंड किए जाए, ये बहुत ही सीरियस मैटर है। क्योंकि एक अमेंडमेंट से संविधान का पूरा नेचर, उसके फंडामेंटल्स बदल सकते हैं, खासकर अगर वो अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट्स का हो। तो धीरे धीरे हमें इस एवोल्यूशनरी प्रोसेस में देखने को मिलता है। शंकरी प्रसाद केस से ये प्रोसेस शुरू होता है। धीरे धीरे केशव नंदा भारती केस पर एक बैलेंस में आ जाते हैं। जुडिशरी और पार्लियामेंट एक दूसरे के सामने एक बैलेंस में आ जाते हैं। जब जुडिशरी पार्लियामेंट को यह बताती है, पार्लियामेंट की अमेंडमेंट करने की पावर को रिकॉग्नाइज करती है, मानती है कि जो संशोधन की शक्ति है संविधान की, वो जुडिशरी के पास नहीं है, वो पार्लियामेंट के पास है और जुडिशरी उसका रेस्पेक्ट करती है, लेकिन उसमें लगा दी गई लिमिटेशंस। तो आइए शुरू करते हैं शंकरी प्रसाद केस से इस वीडियो में आगे चीजें जानना। तो सबसे पहले शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951। पहला केस है 1951, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सवाल क्या था? इस केस में सवाल था वेदर पार्लियामेंट कैन amend fundamental rights under आर्टिकल 368। होता क्या है दोस्तों, जुडिशरी बैठे बैठे ये सारी चीजें नहीं करती है, अपने आप ही जुडिशरी के पास कोई काम नहीं है। अचानक से जुडिशरी कहने लग गई या उसने ऐसा कोई फैसला सुना दिया कि नहीं, आज से आप फंडामेंटल राइट्स को एडिट नहीं कर सकते या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते, या जुडिशरी ने ऐसा फैसला सुना दिया कि नहीं, अब से आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो। तो जो जजमेंट्स हैं ये किसी पर्टिकुलर केस पर आते हैं। मान लीजिए कोई केस गया सुप्रीम कोर्ट के सामने फंडामेंटल राइट्स को लेकर, और उस केस की हेयरिंग के दौरान, उस केस की बहस के दौरान एक ऐसा सवाल सामने आ गया
जहां पर पार्लियामेंट की शक्तियों पर, संविधान पर सवाल उठ गया, वहां पर ऐसे जजमेंट्स जो बन जाते हैं वो बन जाते हैं फाउंडेशन आगे वाले आने वाले जजमेंट्स के लिए। यही होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट किया जाता है जजमेंट्स के दौरान, जब जुडिशरी के पास वो केस आ चुका होता है और वहां पर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन अराइज होता है, तो उसको क्लियर करना और आगे के जजमेंट्स के लिए एक बेंचमार्क सेट करना जुडिशरी के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, ये एक एवोल्यूशन इस तरह से ग्राफ गया है कि पहले आप देखोगे शुरुआती सालों में इन जजमेंट्स में आपको ऐसा दिखाई देगा कि पार्लियामेंट की जो पावर है उसको रिकॉग्नाइज किया गया है कि पार्लियामेंट के पास पावर है, ठीक है, विदाउट एनी लिमिटेशंस, आपको ये दिखाई देगा। यानी ये जो पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी है, इसमें आपको पार्लियामेंट का पगड़ा भारी होता हुआ दिखाई देगा। धीरे धीरे आप देखोगे केशव नंदा भारती केस में एक बैलेंस आएगा, और आज के सिनेरियो में, आज जब जुडिशरी 2G कोल स्कैम एंड आधार केस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा बाकी सारे केसेस में जो जुडिशरी का इन्वॉल्वमेंट है वो ऑलमोस्ट सुओ मोटो है। जुडिशरी बहुत ज्यादा एक्टिव होके इन्वॉल्व करती है अपने आप को, जुडिशियल रिव्यू का काफी अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के टाइम पे हमें देखने को मिलता है कई बार जुडिशरी के ऊपर ऐसा आरोप लगता है कि जुडिशरी क्या कर रही है, जुडिशियल ओवररीच। जुडिशियल ओवररीच का मतलब है कि जुडिशरी अपने पावर्स की जो बाउंड्रीज हैं उन सीमाओं से बढ़कर काम कर रही है जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, और जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में दोबारा से ये बैलेंस अभी देखा नहीं जाता। ऐसा माना जाता है कि ये बैलेंस दोबारा से शिफ्ट हो गया, लेकिन इस टाइम पे किसके ये पगड़े में ये भारी दिखता है, वो है जुडिशरी का, क्योंकि जुडिशरी इस टाइम पे बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो शुरू करते हैं 1951 का जो ये केस था, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें जजमेंट क्या आएगा बताओ? क्वेश्चन है वेदर पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 368। तो इसमें जजमेंट था यस। आपको बस इतना याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में कई बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी पूछा गया है मेंस में। आप एवोल्यूशन बताइए जुडिशरी का और पार्लियामेंट के रिलेशंस का एवोल्यूशन बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन का एवोल्यूशन बताइए थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पर आंसर था यस। आई होप आप अपने साथ साथ इस चीजों को नोटिस करते रहना। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या था? सिग्निफिकेंस वाज दैट अर्ली जुडिशियल डिफरेंस टू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। ये क्या दिखाता है? दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का जब सवाल आएगा, आर्टिकल 368 का जब सवाल रहेगा, तो उस टाइम पे पार्लियामेंट इज द सुप्रीम अथॉरिटी, जुडिशरी का वहां पर कोई इंटरवेंशन नहीं है। पार्लियामेंट कैन एडिट एंड अमेंड एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट इज शंकरी प्रसाद केस। आई होप यू गेट इट। यहां तक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं अगले केस पर। दूसरा केस है सज्जन सिंह। सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये है 1965 का केस। सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। यहां पर सवाल क्या था? यहां पर सवाल था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी
ऑफ फर्स्ट अमेंडमेंट। दोस्तों आज बहुत ज्यादा डिटेल में हम इसमें नहीं जाएंगे, अभी तो हमें ये समझना है कि फर्स्ट अमेंडमेंट की वैलिडिटी के बारे में बात हो रही है। इशू यहां पर है वैलिडिटी ऑफ फर्स्ट अमेंडमेंट, ये याद रखना। और फर्स्ट अमेंडमेंट कहां हुआ था? इससे पहले वाला जो केस हमने पढ़ा है 1951, जो 1951 में संविधान का पहला संशोधन था, उसकी वैलिडिटी के बारे में है ये केस। क्या वो वैलिड है या नहीं? फर्स्ट अमेंडमेंट था आर्टिकल 31 से रिलेटेड, जहां पे प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो लोगों की कर्टेल हो रही थी, तो इशू था ये। अब यहां पे जजमेंट क्या आया? जजमेंट ये था कि पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। अगेन यस, आपको बस ये नोट करना है, यहां पर आपको ये नोट करना है। मैंने बताया शुरुआती सालों में कोई मुश्किल नहीं है आपको याद रखना, एवोल्यूशन समझना। मैंने बताया शुरुआती सालों में आपको पार्लियामेंट की शक्तियां ज्यादा दिखाई देंगी। जब भी ये केसेस इस तरह के कोर्ट में गए इस सवाल के साथ कि क्या ये संशोधन सही था, क्या पार्लियामेंट के पास इतनी शक्ति है कि वो राइट टू प्रॉपर्टी, एक फंडामेंटल राइट को हटा सकती है, डिलीट कर सकती है, तो उस समय की जरूरतों के हिसाब से भी देखा जाता है। उस टाइम पे शायद से इस फंडामेंटल राइट को कर्टेल करने की जरूरत थी, आवश्यकता थी, लेकिन हमें देखना है कि जुडिशरी का इसमें क्या रोल था। तो उस टाइम पे जुडिशरी ने इसको इंटरप्रेट कैसे किया? यस, पार्लियामेंट हैज all the rights, parliament has all the rights, you can write it down, parliament has all the rights and authority to amend the constitution including the fundamental right। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ? पहला केस में भी यही बोला गया 1951 में, फिर दूसरा केस सज्जन सिंह केस 1965 में पार्लियामेंट की जो पावर थी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने को लेकर, वो उसका रीएनफोर्समेंट हो गया, वो दोबारा से रीएनफोर्स हो गई। ठीक है, अगला केस जो हम पढ़ रहे हैं वो है द फेमस गोलकनाथ केस। अब अगला केस जो पढ़ेंगे हम है द फेमस गोलकनाथ केस। तो आप लिखिए गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। सवाल दोबारा वही, सवाल दोबारा वही, तो इसको याद रखना बहुत ही आसान है। केस था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। क्वेश्चन अगेन वाज द सेम, क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है? फंडामेंटल राइट्स क्या अमेंडेबल है? क्या पार्लियामेंट के पास इतना पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर दे? इसमें एक और नया सवाल उठ के आया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इज प्रीएम्बल एनफोर्सेबल? आप देखो केस जो है, मैंने आपको समझाया, केस ये नहीं होता है, केस होता है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। केस कुछ और होगा, प्रॉपर्टी के ऊपर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है केस, लेकिन जब केस की बहस जारी रहती है, डिस्कशंस होते हैं, तो कानूनों पर डिस्कशंस होते हैं, कानून कोट किए जाते हैं, संविधान को सामने रखा जाता है कि देखो संविधान में ऐसा लिखा है। जब ऐसी बातें सामने आती हैं तो फिर संविधान में दी गई चीजों पर, संविधान के अलग अलग पहलुओं पर इंटरप्रिटेशन होता है, उनका नया मतलब बताया जाता है, या तो पुराने मतलब को रीअफर्म किया जाता है। तो आप लिखिए जजमेंट क्या था इसमें? यहां पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, पहले दो केसेस के बाद 1967 में पहली बार जुडिशरी ने क्या फैसला सुनाया है यहां पर? अभी आपने देखा यस यस था, अब यहां पर हो जाएगा, अब यहां पर हो जाएगा नो।
तो फटाफट से लिखिए, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं इसी तरीके से। जजमेंट था, फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी एब्रिज्ड और टेकन अवे, पार्लियामेंट कैन नॉट अबेंड देम। दूसरा, प्रियम्बल क्या एनफोर्सेबल है? इसका जवाब क्या मिला? प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का एक गाइड है बट एनफोर्स नहीं किया जा सकता। अब आप देखोगे यहां पर हो क्या रहा है, शुरुआत के दो केसेस में पार्लियामेंट को पूरी पावर दे दी गई कि भाई पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी हिस्सा, फंडामेंटल राइट एक्स वाई जी कुछ भी अमेंड कर सकता है। आर्टिकल 368 के अंडर पार्लियामेंट के पास फुल पावर है। अब गोलकनाथ केस में अचानक से आपको क्या देखने को मिल रहा है? बिल्कुल नो, कि नहीं, पार्लियामेंट के पास फंडामेंटल, देखो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का तो पावर है ही आर्टिकल 368 में, लेकिन फंडामेंटल राइट्स नहीं उठा सकता, वो किसी की फंडामेंटल राइट्स नहीं चेंज कर सकता कॉन्स्टिट्यूशन में। कौन? पार्लियामेंट। ऐसा कहा इस जजमेंट ने। तो आपको जजमेंट या तो दिखाई देगा या यस है ना या नो है, बीच का रास्ता कोई नहीं निकलेगा। लेकिन इन्हीं कारणों की वजह से हमें देखने को मिलेगा एक बीच का रास्ता भी आगे। ठीक है, तो समझ जाना, पहले जो दो केस थे वो उसमें क्या था? यस, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनीथिंग। तीसरा केस गोलकनाथ जो हम पढ़ रहे हैं उसमें प्रियम्बल क्या एनफोर्सेबल है? नहीं, एनफोर्सेबल नहीं है। यहां पर नो है, नो वर्ड को याद रखना है आपको। कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस आप इस तरह से पढ़ोगे, एग्जाम में कोट करना बहुत आसान हो जाएगा। सो व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस? यहां पर पार्लियामेंट के ऊपर पहली बार पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, पहले दो केसेस में क्या था? पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी ज्यादा थी, ठीक है, और जुडिशरी कब बैठ रहा था। अब यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी कम हो गई और जुडिशियल रिव्यू बड़ा हो गया। ठीक है, ऐसी चीजों के वजह से कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता है, पावर शेयरिंग, बैलेंस ऑफ पावर के ऊपर और ज्यादा सवाल उठते हैं। ओके, तो ये आप बात समझ में आई आपको? आगे आता है, मैंने बताया यस नो चल रहा है। अब आएगा बैलेंस। अब जरूरत है बैलेंस की। अब आएगा द मोस्ट फेमस केशव नंदा भारती केस। द मोस्ट फेमस केशव नंदा भारती केस। तो आईसी गोलकनाथ केस के बाद हुआ क्या? आईसी गोलकनाथ केस के बाद अब जितने भी फंडामेंटल राइट के अमेंडमेंट वाले केसेस थे वो ऑटोमेटिकली जुडिशियल रिव्यू में जाने लग गए। यानी पार्लियामेंट जब भी फंडामेंटल राइट को अमेंड करने की कोशिश करता तो वो ऑटोमेटिकली जुडिशियल रिव्यू में चले जाते। अब जिन लोगों को जुडिशियल रिव्यू नहीं पता वो उनको मैं बता देता हूं। आर्टिकल 13 यानी अनुच्छेद 13 के तहत जुडिशियल रिव्यू कर सकता है उन कानूनों का, ऐसे रेजोल्यूशंस का, ऐसे ऑर्डिनेंसेस का जो कि पार्लियामेंट पास करता है, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल्स हर्ट ना हो। इसको रिव्यू करते समय जुडिशरी किन बातों का ध्यान रखता है कि जो कानून है वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अलाइंड है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट पाया जाता है तो ऐसे कानूनों को रद्द करने की शक्ति, ऐसे कानूनों को समाप्त करने की शक्ति जुडिशरी के पास होती है। सो दिस इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। अगर संविधान में कुछ बदला जा रहा है तो उस बदलाव को भी संविधान के पैमाने पे नापा जाएगा कि क्या वो संविधान के जो प्रिंसिपल्स है, जो गाइडलाइंस है, उसके साथ और उसके हिसाब से अगर नहीं पाया जाता तो उसको भी रद्द किया जाता है। तो इसके बाद क्या हुआ? गोलकनाथ केस के बाद मैंने आपको बताया कि हर बदलाव जो अब हो रहा था अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट्स का, वो अपने आप ही जुडिशियल रिव्यू में जाने लग गया। ओके, यहां तक समझ में आया? तो अब लिखिए द मोस्ट फेमस केशव नंदा भारती केस। केशव नंदा भारती केस वर्सेस केशव नंदा भारती वर्सेस
द स्टेट ऑफ केरला, केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। अब इसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है? 1971 में 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ जिस दौरान पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है, ऐसा दोबारा से कहा गया। यानी पार्लियामेंट की जो अमेंडेबिलिटी थी कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, फंडामेंटल राइट्स को लेके, उसको दोबारा रिस्टोर किया गया। फिर से एक बार मामला आता है केशव नंदा भारती केस के सामने, फिर से वही सवाल, फंडामेंटल राइट्स। क्या फंडामेंटल राइट्स पार्लियामेंट कभी भी ले सकता है? यहां पर आता है ऐतिहासिक फैसला, जिसमें इस बार जुडिशरी ने ना नहीं बोला। इस बार जुडिशरी ने ना नहीं बोला, इस बार जुडिशरी बोलती है हाँ, यस, लेकिन उसके साथ हमेशा के लिए एक और शब्द जोड़ देती है। उस शब्द को कहते हैं हम लेकिन। लेकिन यानी कंडीशंस, वहां पे कंडीशंस लगा दी जाती हैं। तो फटाफट से लिखिए, इशू क्या था? इशू था यहां पर, अगेन सवाल क्या था? सवाल दोबारा था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368। और सवाल इस बात था, यह नहीं था कि क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। सवाल था पार्लियामेंट किस हद तक संविधान को संशोधन कर सकती है, किस हद तक अमेंडमेंट कर सकती है, और फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है या नहीं। दूसरा मुद्दा यहां पे था फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं या नहीं। तो यहां पर जजमेंट बोला पार्लियामेंट कैन अमेंड, पार्लियामेंट कैन अमेंड। यहां पर इन्होंने बोला यस, यहां पर बोला अ बिग यस, पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड करे, कुछ भी अमेंड करे, फंडामेंटल राइट्स तक अमेंड कर सकती है पार्लियामेंट। लेकिन उसके वजह से कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, डिवीजन ऑफ पावर, रूल ऑफ लॉ एक्सेट्रा, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप ऐसा बदलाव कर दे जिसके वजह से भारतीय संविधान को, जिस चीज के वजह से जाना जाता है, मौलिक अधिकारों के वजह से जाना जाता है, फंडामेंटल राइट्स की वजह से जाना जाता है, उन्हीं का हनन हो जाए, वही खत्म हो जाए। तो संविधान बचा क्या? संविधान का कैरेक्टरिस्टिक क्या बचा? तो यहां पे यस बोला जाता है, या लेकिन यस बोला जाता है एक लेकिन के साथ। ऑलराइट, तो कम से कम आपको ये ऐसे क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए, कैसे हम एक बिल्कुल बेसिक बैलेंस पे आए जुडिशरी वर्सेस पार्लियामेंट के केस में। और आज मैंने बताया धीरे धीरे दोबारा से इस चीज को रीअफर्म भी किया गया। अगला केस था मिनर्वा मिल्स केस, अगला केस था मिनर्वा मिल्स, वो भी लिख लीजिए। मिनर्वा मिल्स केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 में हुआ था। इसके बाद लिख लीजिए मिनर्वा मिल्स केस, मिनर्वा मिल्स केस 1980, मिनर्वा मिल्स केस 1980। इशू यहां पे था वैलिडिटी ऑफ 42nd अमेंडमेंट। जैसे कि आप जानते हैं 1976, हाँ, केशव नंदा भारती केस का भी आप ये यहां पे लिखिए 1973 में हुआ था ये केशव नंदा भारती केस। तो यहां पे क्या था? मिनर्वा मिल्स केस में क्या था? मिनर्वा मिल्स केस में था कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का सवाल यहां पे सामने आया। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1976, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, क्या वो सही थे? वो सवाल आया मिनर्वा मिल्स केस में। क्योंकि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के दौरान ये अटेम्प्ट किया गया कि पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर मिल जाए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए। तो मिनर्वा मिल्स केस में क्या हुआ? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के पार्ट्स को
स्ट्रक डाउन किया गया। इसके कुछ हिस्सों को, जिन हिस्सों के वजह से पार्लियामेंट को अमेंडमेंट के अनलिमिटेड पावर्स मिल रहे थे, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो केशवनंदा भारती केस में आई थी उसका कोई इज्जत नहीं थी, मतलब उसको कोई मान्यता नहीं दी गई, उन सारे पार्ट्स को मिनर्वा मिल्स केस के दौरान डिलीट कर दिया गया और यहां पर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो है वो रीअश्योर हुआ। अब आपको धीरे धीरे जुडिशरी थोड़ा ताकतवर होता हुआ दिखाई देगा। यहां पे बैलेंस है, लेकिन अब जुडिशरी बहुत एक्टिवली जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल करेगा और आज तक 2025 प्रेजेंट टाइम्स तक जुडिशरी जो है जुडिशियल रिव्यू का बहुत एक्टिवली इस्तेमाल करता है। इसलिए कई बार जुडिशरी को जुडिशियल ओवररीच करने का इल्जाम भुगतना पड़ता है। आई होप आपको सारी ये बात समझ में आई होगी यहां तक। बस इतनी सी बात और इतने पार्ट पर आपको ध्यान रखना है। आगे इसी तरह की इंफॉर्मेशन हम लोग लगातार आपसे शेयर करते रहेंगे।